Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. And now we are going to start this class with the topic of mass and weight, because as you know guys, we have started chapter number 4 in previous class, and we have discussed the topic of force and one type of force, which is net force or resultant force. All right, so now we are going to start this class with the topic of mass and weight. all right, तो मास और वेट की अगर हम बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पेपर में आता है 2 नंबर का, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है, और उसमें पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन और डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट के बारे में जो है वो आपने जो है उनके डिफरेंशिएट जो है वो करना है, और मास और वेट को पढ़ना है और डिफरेंसेस की फॉर्म में पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन डिफरेंसेस की फॉर्म में आता है। सेक्शन बी में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो आपने जो है वो 4 नंबर का भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, मास और वेट का डिफरेंस जो है वो पूछा हुआ है एग्जामिनर ने, डिफरेंशिएट बिटवीन मास और वेट, और 4 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। तो अब जो है वो मास और वेट क्या है इसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मास की। मास क्या है? बेसिकली एक बहुत बड़ा जो है वो कन्फ्यूजन रहता है डेली लाइफ में मास और वेट को लेकर, और मास और वेट को नॉर्मली जो है वो डेली लाइफ में एक ही समझा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि तुम्हारा मास क्या है, ठीक है। तो अगर कोई जो है वो तरीके का मतलब कोई नॉलेजेबल पर्सन है, तो वो अगर किसी से पूछ रहा है कि तुम्हारा मास क्या है, तो सामने से आंसर या रिप्लाई आ रहा होता है कि 60 kg, 65 kg। और नॉर्मल जो है रूटीन में क्या पूछते हैं, भाई आजकल तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, ठीक है। बोलते हैं भाई मेरा वेट आजकल जो है बहुत बड़ा हुआ है और 45 होना चाहिए था, और आजकल जो मेरा वेट है वो 50 kg है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रूटीन में इस तरह की जो है वो बातें आपने जो है वो सुनी होंगी या सुनते रहते होंगे। तो अब डॉक्टर भी के पास जाते हैं, पूछते हैं, डॉक्टर भी खुद पूछता है कि आपका वेट क्या है, ठीक है। आपका वेट जो है बहुत बड़ा हुआ है, और जो है वो वेट मेजर करें, जैसे फॉर एग्जांपल बता दी कि 80 kg नहीं, आपका वेट जो है वो 70 kg होना चाहिए। तो एक्चुअली डेली लाइफ में मास और वेट जो है वो बेसिकली एक ही समझे जाते हैं, मास और वेट। लेकिन अगर हम यहाँ पे फिजिक्स की टर्म में बात करें तो मास एक अलग क्वांटिटी है, वेट एक अलग क्वांटिटी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मास जो है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, मैटर की क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम में, ग्राम में। और अगर हम वेट की बात करें तो वेट बेटे एक फोर्स है, जो अगर आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 3 में ग्रेविटी के साथ वेट थोड़ा सा डिस्कस किया था, कि ग्रेविटी के बारे में बताया, हमने पढ़ा कि ग्रेविटी वो फोर्स जो बॉडी की तरफ मतलब बॉडी पे अप्लाई लग रही होती है, ठीक है, बॉडी पे अप्लाई हो रही होती है, कहाँ से, अर्थ की तरफ से, ठीक है। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, तो अर्थ जो बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो वो फोर्स क्या कहलाती है, ग्रेविटी। और अगर जो मतलब ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी वो फोर्स जो तमाम बॉडीज पे अप्लाई हो रही है। और अगर हम स्पेसिफिकली किसी एक बॉडी की बात करते हैं कि इस मार्कर पे जो है वो, इस मार्कर पे जो फोर्स अर्थ की तरफ से अप्लाई हो रही है, इस मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, सिर्फ इस मार्कर पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस मार्कर का वेट है। तो बेसिकली मास और वेट में जो मेजर पहला डिफरेंस वो इसकी डेफिनेशन है। तो हम पहले जो है वो इनको डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ जो है इनके डिफरेंसेस भी जो है वो लिखते रहेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट डिफरेंस में जो है वो हम इनकी लिखेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट जो डिफरेंस होगा उसके अंदर हम पहले जो है वो दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। तो अब मास क्या है, तो मास के बारे में डिस्कस किया हमने कि क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, मतलब मैटर की क्वांटिटी। मैटर की क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मास है, ठीक है। अब मैटर जैसे हमने डिस्कस किया कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, तो उसके लिए आपको मैटर पता होना चाहिए। मैटर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ऑफ फिजिक्स में हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या है, कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, वो क्या है आपके पास मैटर। तो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, मैटर की क्वांटिटी। अब ये मार्कर है फॉर एग्जांपल सपोज करें, तो इसमें जितना मैटर है ना वो एक एक्चुअली इसका मास है, ठीक है। कितना मैटर, फॉर एग्जांपल 25 ग्राम, फॉर एग्जांपल 50 ग्राम, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है इसके अंदर 250 ग्राम। तो अब जो है बात कर रहे हैं हम क्योंकि इसको मेजर किस में करते हैं, केजी और या ग्राम में, किलोग्राम में, ग्राम में जो है वो बेसिकली मास को मेजर कर रहे होते हैं। लेकिन अब इस मार्कर का वेट कितना है, तो इस मार्कर पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है अर्थ की तरफ से, मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड
एक्चुअली वेट। ऑलराइट, तो वो फोर्स बेसिकली क्या कहलाती है, वेट कहलाती है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया कि मास जो है वो बेसिकली क्या है, वजन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली कि हमारा जो आजकल वेट बहुत बढ़ गया है, 75 से 85 हो गया, 10 kg हमने जो है वो गेन कर लिया। तो बेसिकली ये वेट नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, मास है। मास मीन्स वजन। ऑलराइट, और अब वेट की बात करते हैं तो वेट बेसिकली क्या एक फोर्स है, ठीक है, जो बॉडी पे अप्लाई होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होती है, बॉडी के सेंटर पे जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है और अर्थ की तरफ से, ठीक है, और उस बॉडी को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट, मतलब अर्थ की तरफ बॉडी को अट्रैक्ट करी होती है वो फोर्स, तो वो फोर्स बेसिकली क्या कहलाती है, वेट। तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया कि मास वजन और वेट एक्चुअली टाइप ऑफ फोर्स और एक फोर्स है। ठीक है बेटे, तो पहले जो है फर्स्ट पॉइंट में मास और वेट में दोनों के फर्स्ट पॉइंट में इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो मास का फर्स्ट पॉइंट मीन्स मास की डेफिनेशन जो है वो लिखना स्टार्ट करें। द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मास। द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मास। द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मास। वेट में लिख लिएगा द फोर्स बाय विच, वेट में लिखिएगा द फोर्स बाय विच, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, टूवर्ड्स इट्स सेंटर इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है बेटे, तो बॉडी की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रही है, बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, बॉडी के सेंटर पे टूवर्ड्स द सेंटर टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है बेटे, और टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप ये कह सकते हैं वो फोर्स जो है बेसिकली क्या कहलाती है, वेट कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मास और वेट के बाद आगे चलते हैं, इनके डिफरेंसेस को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, मास और वेट के बारे में हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मास की पहले जो है फर्स्ट पॉइंट में इनकी डेफिनेशन आपने लिख ली है। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करेंगे मास और वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे जो है वो इसको डोनेट करते हैं, इसका एक्चुअली मास और वेट का एक्चुअली सिंबल है क्या। ठीक है बेटे, तो सब सेकेंड जो पॉइंट होगा उन सेकेंड पॉइंट में इनके सिंबल्स लिखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट में आपने लिखना है मास में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे लिखिएगा सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, और वेट में लिखिएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, मास में लिखिएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम और वेट में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है बेटे, अब थर्ड पॉइंट में इनके फॉर्मूला लिखेंगे। इनके जो है थर्ड पॉइंट में दोनों के जो है वो अपना अपना जो है वो मास को किससे जो है वो कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों का अपना अपना एक अलग फार्मूला है, तो वो लिखेंगे। एक्चुअली वेट का फार्मूला उससे हम मास का फार्मूला जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, मास से वेट बना लेते हैं, वेट से मास। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में अभी आपको पता लग जाएगा। तो मास का फार्मूला लिखिएगा, यहाँ पे लिखना है स्टार्ट करें। मास इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, मास इज कैलकुलेटेड बाय मास इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, और ये रिलेशन लिख लीजिएगा m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी। मास इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी। ऑलराइट, और वेट में लिखिएगा वेट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, वेट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, और वेट का ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा W इज इक्वल्स टू एम जी, W इक्वल्स टू एम जी। तो पहले आपने लिखा मास इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, मास का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। फिर आपने वेट में लिखा वेट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, और वेट के कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपने देख लिया, वो क्या है, एम जी। अब दोनों में डिफरेंस देखें कि एक ही रिलेशन है, एक ही फॉर्मूला है, एक को जो है मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड करा के जो फॉर्मूला चेंज किया मास और वेट की कैलकुलेशन के लिए, कि अगर मास को ये जी क्या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम क्या है मास, अगर मास को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं मीन्स 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है, वेट आ रहा है।
ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं वेट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करा दें तो आपको क्या पता लग जाएगा, मास पता लग जाएगा, ठीक है बेटे। तो उसके बाद इनके ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो है उसमें जो है वो इनके यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज, यहाँ पे पूरा लिखिएगा 4 का पॉइंट पूरा, इट्स एसआई यूनिट इज केजी, ठीक है। मास में लिखिएगा इट्स एसआई यूनिट इज केजी, सॉरी इट्स एसआई यूनिट इज केजी, और वेट में लिखिएगा इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। वेट एक्चुअली फोर्स है और वेट का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। तो मास में आपने क्या लिखना है कि इट्स एसआई यूनिट इज, मास में लिखा इट्स एसआई यूनिट इज केजी और इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, इट्स एसआई यूनिट इज केजी और इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि मास का जो यूनिट है वो केजी है और फोर्स है एक्चुअली, वेट क्या एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ऑलराइट, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में मास को मेजर कैसे करते हैं, वेट को मेजर कैसे करते हैं। तो देखिएगा मास में लिखिएगा मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस और वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है बेटे। तो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को या तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर फिजिकल बैलेंस इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पढ़ के आए हैं और फिजिकल बैलेंस की आपने डेफिनेशन लिखी थी, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ अ बॉडी, ऑलराइट। तो वो डिवाइस जिससे हम मास मेजर करते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं, फिजिकल बैलेंस। और स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या मेजर कर रहे होते हैं, वेट मेजर करते हैं, ठीक है बेटे। और अगर इसके बारे में डिस्कस करें, कहते हैं मास जो है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है, जबकि वेट जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। मास जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी है, वेट जो है वो बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। मींस मास आपका कभी चेंज नहीं होगा अगर आप मूव कर रहे हैं, सरफेस से मूव करते ऊपर जा रहे हैं, मूव करते हुए नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सरफेस से आप कितनी हाइट पे चले जाएं, आपके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जो है देखें, वेट क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वो हमने कांस्टेंट ली हुई है 9.8 और 10, वरना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जैसे जैसे बॉडी सरफेस से मूव करते ऊपर जाना शुरू होगी तो हर सेकंड पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही होती है, हर सेकंड पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे बॉडी मूव करते ऊपर जा रही होगी, ठीक है, वेट भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। और जब बॉडी मूव करते हुए नीचे आ रही होगी, वेट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। मतलब कभी फ्रीली फॉलिंग बॉडी में आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि ऊपर से कोई चीज़ जो है वो अगर आप ड्रॉप करें और मूव करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है, जैसे मार्कर को ड्रॉप किया और मूव करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है तो उसमें अगर कोई बॉडी मूव करते हुए नीचे आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो वेटलेस हो जाती है। तो मतलब वेट क्या कि जब बॉडी मूव करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है, सरफेस की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की नीचे जाते हुए वैल्यू कम हो रही होती है। और अगर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो तो वो वेटलेस हो जाती है। मतलब अगर आपने कोई हाई जंप जो है वो कभी मारी हो, ठीक है, किसी हाइट से जो है वो जंप आपने की हो, तो आपने देखा होगा कि जब मूव करते हुए नीचे आ रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो वेटलेस आपको लग रहा है। या एलिवेटर से मूव करते हुए नीचे आ रहे होते हैं तो तब भी लग रहा होता है कि एलिवेटर बहुत तेज़ मूव करते हुए नीचे जा रही है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जब वो मूव करते ऊपर जा रही थी, बहुत तेज़ मूव करते हुए नीचे जा रही है, बहुत लाइट वेट हुई हुई है, ठीक है बेटे। जो है मास और वेट के डिफरेंसेस के बाद अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लॉज ऑफ मोशन, और यू कैन से न्यूटन्स
लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि देखें भाई, जब लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है नाम किसका आएगा, न्यूटन का। ठीक है, तो ये न्यूटन वो बाबा है जिन्होंने जो है वो मोशन पे कुछ लॉज जो है वो दिए थे। अब वो लॉज ऐसे हैं, अगर आप कुछ लॉज जो हैं ऐसे हैं, तो अगर उनको डिस्कस करने बोले यार ये कैसी बात है, तो हमें एक जर्नल बात है, बिल्कुल जर्नल बात को उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट में अपनी जो है वो एक्सप्लेन किया। और ये जर्नल बात आज के लिए जर्नल है, लेकिन जब इनका अगर आपको पता हो दौर, तो बिफोर 1900 जो पूरा दौर था वो किसका था, न्यूटन का दौर था। बिल्कुल आपको अगर याद हो, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पीरियड्स ऑफ फिजिक्स के अंदर हमने डिस्कस किया द फिजिक्स बिफोर 1900 इज कॉल्ड न्यूटोनियन फिजिक्स और न्यूटन्स फिजिक्स। ठीक है, तो और उसको हम क्या कहते हैं, एंशिएंट फिजिक्स। ठीक है, तो 1900 से पहले की जो भी फिजिक्स है वो एंशिएंट फिजिक्स है। ठीक है, वो पूरी न्यूटन की फिजिक्स है। ठीक है, न्यूटन के कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होते थे। और 1900 के बाद जितनी भी फिजिक्स है वो सारी आइंस्टाइन फिजिक्स है, उसके अंदर सारे आइंस्टाइन के न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होते हैं, और उसको हम बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली न्यूटन की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने कुछ लॉज जो है वो दिए, और वो लॉज जो है वो हम पढ़ते हैं बेसिकली, और आपके चैप्टर में आपके कोर्स में भी इंक्लूडेड हैं। और बेसिकली हमने 3 लॉज जो हैं वो पढ़ने हैं, और न्यूटन के वो बेसिकली फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और मोशन के अकॉर्डिंग जो है वो लॉज आपने वो एक एक करके पढ़ने हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, 3 लॉज हैं, सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम यहाँ पे अब पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपके पास 3 लॉज हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑलराइट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक एक करके हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है बेटे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, बात एक ही है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, उसके लिए पढ़ने पड़ेगी आपको इनर्शिया की डेफिनेशन, वो मैं बताऊंगा एंड में। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो हम डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल दिएगा स्टेटमेंट की, और स्टेटमेंट की हेडिंग डालने के बाद जो है वो इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, लेकिन पहले जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्चुअली न्यूटन ने कॉन्सेप्ट क्या दिया, न्यूटन ने कॉन्सेप्ट ये दिया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो कंटिन्यूसली हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में तो हमेशा मोशन में रहेगी अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ऑलराइट, कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, और अ बॉडी इन मोशन ऑलवेज ट्राई टू कंटिन्यू इट्स मोशन अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। मतलब फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, सपोज करें डस्टर है, इसको हमने एक टेबल पे रख दिया और क्लास ख़त्म की, चले गए, और डस्टर जो है वो एक टेबल पे रखा है। अगले दिन है तो डस्टर टेबल पे ही मिलेगा, फिर आपने जो है उसको एज इट इज़ रहने दिया, दूसरा डस्टर यूज़ किया, फिर अगले दिन आया, फिर रखा एज इट इज़ रहा, तो उस वक्त तक डस्टर रखा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, उस वक्त तक डस्टर मूव नहीं कर सकता जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, उस वक्त तक डस्टर मूव नहीं कर सकता। ये बात न्यूटन ने बोली। फिर बोला अगर कोई बॉडी मोशन में मूव कर रही है, उस वक्त तक मूव करती रहेगी, उस वक्त तक मोशन में रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। ठीक है,
तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, ठीक है, उस वक्त तक जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फैन मूव कर रहा है, ठीक है, फैन मूव कर रहा है, और आप सपोज कर लें कि आप जापान में, ठीक है, एज्यूम कर लें लाइट नहीं जाती वहाँ पे, ठीक है, तो अब फैन ऑन किया और क्लास अटेंड की, क्लास ख़त्म की, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अगले दिन आए फैन चल रहा है, फिर अगले दिन आए, ठीक है, क्लास अटेंड करके चलेगा, फिर फैन मूव कर रहा है, मोशन में है फैन, मूव करता रहेगा उस वक्त तक जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी और इसको बॉडी को रेस्ट में नहीं लेके, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है, ठीक है, बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में, मोशन में है तो रेस्ट में ले आएगी। तो अब न्यूटन ने फर्स्ट लॉ के अंदर ये बात की कि जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रख रही है, ठीक है, तो न्यूटन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि वो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, और जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती, ठीक है। तो पहले इसकी लिखी गई स्टेटमेंट, उसके बाद फिर हम चलते हैं कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, फिर इनर्शिया की भी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। तो स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, व्हेन अ बॉडी is at rest, when a body is at rest, it will remain in rest. When a body is at rest, it will remain in rest. Or a body in motion, always try to continue its motion, until or unless any external force applied on it, alright, any external force applied on it। तो स्टेटमेंट आपने जो है वो कंप्लीट कर ली, स्टेटमेंट आपने लिख ली कि न्यूटन का कॉन्सेप्ट क्या था। उसके बाद इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, तो आइए पहले हम पढ़ते हैं इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो इनर्शिया के ही डाल के इनर्शिया की छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इनर्शिया क्या है, कहते हैं कि द स्टेट मेंटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, बॉडी को उसकी स्टेट पे मेंटेन रखने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया। वो प्रॉपर्टी जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मेंटेन रखी हुई है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया, ठीक है। मतलब अगर डस्टर रखा हुआ था टेबल पे, तो वो प्रॉपर्टी जो डस्टर को रेस्ट पे रखे हुई थी, ठीक है, वो फोर्स, वो प्रॉपर्टी इनर्शिया। अगर फैन मूव कर रहा है तो फैन को मूव करवा रही है जो फोर्स, मतलब वो प्रॉपर्टी जो फैन को मोशन पे रखी हुई है और फैन मूव कर रहा है, तो वो फोर्स क्या कहलाती है बेटा, इनर्शिया, ठीक है। तो स्टेट मेंटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। एक लाइन में छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द स्टेट मेंटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, कि बॉडी को अपनी स्टेट में मेंटेन जो फोर्स रखी हुई है, मेंटेन करके रखी हुई है जिस प्रॉपर्टी ने, ठीक है, बॉडी को उसकी स्टेट में मेंटेन किया हुआ है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा, इनर्शिया कहलाती है, द स्टेट मेंटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। तो न्यूटन का लॉ भी तो यही था ना कि भाई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी। तो बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में, बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही है, रेस्ट में ही रहेगी। किस वजह से रहेगी, इस वजह से रहेगी, इनर्शिया की वजह से, क्योंकि एक प्रॉपर्टी जो उसको रेस्ट पे मेंटेन की हुई है, ठीक है। और अगर बॉडी मोशन में है तो ऑलवेज ट्राई टू कंटिन्यू इट्स मोशन। क्यों बेटे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है जो उसको मोशन पे ही मेंटेन की हुई है, मेंटेन रखी हुई है, ठीक है, उसने मोशन पे ही उसको मेंटेन रखा हुआ है उस बॉडी को, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया। तो ड्यू टू इनर्शिया इट इज पॉसिबल, तो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी कैन ऑल्सो कॉल लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑलराइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, हमने वो लिख लिया, और इनर्शिया की एक लाइन में छोटी सी डेफिनेशन भी हमने लिख ली। उसके बाद आगे चलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे, हैंड डाल दिएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, उसके लिए एक छोटी सी डायग्राम देखिएगा। जी भाई देख लीजिएगा कि अगर किसी सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और उस पर कोई फोर्स अप्लाई करें, उस पर कोई फोर्स अप्लाई करें, तो न्यूटन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, अब ज़रा देखिएगा। न्यूटन ने बोला अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया कि व्हेन वी अप्लाई एन अनबैलेंस फोर्स सम एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी फोर्स की ही डायरेक्शन में। फिर उसने एक और बात की, पहली बात यहाँ पे इसने दो बातें की हैं। ठीक है, तो पहली बात में उसने बोला कि फोर्स अप्लाई करें तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यहां तक तो इसकी एक बात हो गई। दूसरी बात में उसने दो रिलेशन बताए। बोला वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन इस बॉडी के मास से, वो एक्सेलरेशन इस बॉडी के मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये एक्सेलरेशन फोर्स से, ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसने यहाँ पे दो रिलेशन दिए सेकंड बात में। ठीक है बेटे, तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया क्या कि भाई वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है इस मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और फोर्स जो अप्लाई हो रही है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, इसको हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करें तो उससे एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है। देखें, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल बॉडी उस पर फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है। न्यूटन ने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया कि फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वेलोसिटी में चेंज की वजह से। तो वेलोसिटी में चेंज की वजह से अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। मतलब कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मूव करेगी। जब बॉडी मूव करेगी तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा। जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में फोर्स अप्लाई करने से वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है बेटा, इस तरह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। अब यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि सेकंड कॉन्सेप्ट में पहला रिलेशन दिया कि एक्सेलरेशन मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मास ज्यादा होगा, बॉडी का मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मास कम होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फोर्स अप्लाई होगी, जब फोर्स अप्लाई होगी तो फोर्स अप्लाई होने से बॉडी मूव करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन बॉडी बड़ी होगी, बॉडी का मास ज्यादा होगा तो बॉडी कम मूव करेगा, इससे मूव करेगी। जब बॉडी की मूवमेंट कम होगी तो वेलोसिटी में कम चेंज आएगा, वेलोसिटी में कम चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। इस वजह से यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि बॉडी के ज्यादा होने की वजह से बॉडी कम मूव करेगी। ठीक है, फोर्स को अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कांस्टेंट रख लेते हैं, जब हम यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन की बात कर रहे होंगे तो बेटा फोर्स कांस्टेंट रहेगी, और जब एक्सेलरेशन और फोर्स की बात कर रहे होंगे, एक्सेलरेशन और फोर्स की बात कर रहे होंगे तो मास को कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट रखें, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और पहले जो है सपोज कर लें यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो 5 न्यूटन की लग रही थी पहले, ठीक है, और मास जो था वो आपके पास 10 kg था। ठीक है, फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की और मास कितना है, 10 kg। अब मास अगर 10 kg है, फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी 0.5 की। एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हो रही है? 0.5 की। ठीक है, आपने मास जो है मतलब फोर्स जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रखी 5 न्यूटन, मास को बढ़ा दिया। ठीक है, ये 0.5 कैसे आया बेटा ये हम बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ ये समझें कि भाई फोर्स 5 न्यूटन की थी, मास जो है वो 10 kg था, तो फोर्स 5 न्यूटन की अप्लाई करें, अगर मास 10 kg है तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 0.5 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट रख के मास बढ़ा दें 10 kg से, मास जो है वो 20 kg कर दें। 10 kg से क्या कर दिया मास आपने? 20 kg कर दिया। जैसे ही मास बढ़ाया और मास 10 kg से क्या कर दिया? अब 20 kg कर दिया, तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगी 0.25। ठीक है बेटे, ये वैल्यू कैसे आ रही है? 0.25 है, तो अभी हम बाद में कैलकुलेशन जब सीखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा फोर्स अगर सेम है, मास बढ़ा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन खुद ब खुद क्या हो रही है? कम हो रही है। कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बॉडी ज़्यादा तेज़ मूव करेगी, जितनी तेज़ मूव करेगी बॉडी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब वेलोसिटी में उतना ज़्यादा चेंज आएगा और एक्सेलरेशन उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके ये तो कॉन्सेप्ट जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या कि व्हेन वी अप्लाई एन अनबैलेंस फोर्स सम एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑलराइट, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी, कि भाई वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? कि फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? कि मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम। और ये प्रोपोर्शनलिटी की टाइप्स चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है बेटे, तो आगे चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, डायग्राम आपने बना ली है, तो अब इस स्टेटमेंट के हिंट डाल दिएगा और स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है बेटे, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आइए ज़रा देखते हैं और लिखना स्टार्ट करें जल्दी से। व्हेन वी अप्लाई एन अनबैलेंस फोर्स, व्हेन वी अप्लाई an unbalanced force, when we apply an unbalanced force, some acceleration is produced. When we apply an unbalanced force, some acceleration is produced in a direction of force. When we apply an unbalanced force, some acceleration is produced in a direction of force. Some acceleration is produced in a direction of force. Some acceleration is produced in a direction of force which is directly proportional to the applied force, and inversely proportional to the mass of a body, which is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of a body, which is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of a body. Alright, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? अप्लाइड फोर्स से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? मास ऑफ अ बॉडी के बॉडी के मास से जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक आके स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। स्टेटमेंट के बाद आपने ये जो दो रिलेशन है यहाँ पे स्टेटमेंट में दिए, इससे हमने जो है वो फोर्स का बेसिकली फॉर्मूला जो है यहाँ पे बनाना है। आइए जरा चलते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, तो हिंट डाल दिएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं जो न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो सेकंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो रिलेशन बताए,
उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप उन दोनों रिलेशन से एक फॉर्मूला यहाँ पे फोर्स का हम ड्राइव करेंगे। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टेटमेंट के रेफरेंस से, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में न्यूटन ने पहला कॉन्सेप्ट दिया क्या कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अ बॉडी। तो पहला जो रिलेशन दिया कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स, ये पहला रिलेशन है, और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉडी के मास से, और इसको नाम दे देंगे रिलेशन नंबर 2 का। बॉडी के मास से एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसको आपने यहाँ पे रिलेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है बेटे। उसके बाद इन दोनों रिलेशन को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है, और कंबाइन करके यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। इनको कंबाइन कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे बाय कंबाइनिंग रिलेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों रिलेशन को यहाँ पे हम कंबाइन करने जा रहे हैं। कंबाइन कैसे करते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे 2 दफ़ा ए है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन 2 दफ़ा है, एक दफ़ा एफ और 1/m। इनको जब कंबाइन करेंगे तो एफ न्यूमरेटर में रहेगा, एम जो है वो डिनोमिनेटर में बेटा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में 1 था तो 1 एफ से मल्टीप्लाई होकर एफ आ गया। तो जब इन दोनों रिलेशन को कंबाइन किया तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m, ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं। ये आपने याद रखना है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है बेटे, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा देंगे, F/m एज इट इज, और कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे आपके पास, ठीक है, कांस्टेंट आपके पास k है यहाँ पे। ठीक है, लिख लिएगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे कि कांस्टेंट जो है, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है बेसिकली k, और k की वैल्यू क्या है 1। ठीक है बेटे, k की वैल्यू 1 है। तो कांस्टेंट बेसिकली k और k की वैल्यू 1, तो कांस्टेंट की जगह यहाँ पे k पुट कर देंगे तो a इक्वल्स टू कांस्टेंट की जगह k आ गया, F/m एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में इस k की जगह k की वैल्यू पुट कर देंगे, और k की वैल्यू क्या है बेटे 1 है। ठीक है, फिर जो है k की वैल्यू जब पुट करेंगे 1 तो उसको सॉल्व करके आपके पास आंसर यहाँ पे फोर्स का एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो k की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, k की जगह k की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो a इक्वल्स टू 1 F/m एज इट इज। 1 को F/m से मल्टीप्लाई करें तो F/m। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि m नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके a से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ma इक्वल्स टू f, और करके रिलेशन को पलट के लिख दें कि f इक्वल्स टू ma। f इक्वल्स टू ma। और यहाँ तक आके आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग रिलेशन आ गया f इज इक्वल्स टू ma। यहाँ तक कॉपी करने के बाद नीचे लिख लीजिएगा एक लाइन में, दिस इज अ रिलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटे, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपने एक रिलेशन जो है बेसिकली ड्राइव कर लिया। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद न्यूटन का थर्ड लॉ
जिसको कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट दिया कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है उसकी ऑपोजिट। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल कि अगर एक बॉल को दीवार पे जो है वो आप थ्रो करें और वॉल पे थ्रो करें तो वॉल पे टकरा के, ठीक है, स्ट्राइक करके बॉल जो है वापस आएगी। तो दीवार से टकरा के बॉल क्या आई? वापस आई। डायरेक्शन, बॉल इस डायरेक्शन में गई और टकरा के वापस आई ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, मतलब ये है कि और डायरेक्शन उसकी क्या होगी? ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो कोई भी एक्शन हो तो उसका जो है वो क्या होता है? रिएक्शन होता है। जो है बुज़ुर्गों से, पेरेंट्स से सुनते रहते हैं कि आजा तुम हमें तंग कर रहे हो। ठीक है, टीचर से सुनते हैं कि तुम हमें तंग कर रहे हो। फिर जब तुम्हारी औलादें, तुम्हारे बच्चे तुम्हें तंग करेंगे तो फिर तुम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि एक्शन का क्या होगा? अगर आज तंग करेंगे तो एक्शन हो रहा है, फिर कल लोग आपको तंग करेंगे तो क्या होगा? वो रिएक्शन होगा। और डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब अगर आप कर रहे हैं तो आप ही के साथ जो है वो कुछ ना कुछ होगा। तो खैर यहाँ पे अगर हम फिजिक्स की टर्म में बात करें तो बेसिकली कि अगर कोई भी एक्शन, मतलब अगर हम जो है फॉर एग्जांपल स्ट्राइक करते हैं यहाँ पे वॉल पे, तो अगर आप जो है वो एक्शन करेंगे तो उससे होगा क्या? अगर यहाँ पे मैं इस तरह से स्ट्राइक करता हूँ तो इससे होगा क्या कि इस एक्शन से रिएक्शन मेरे हाथ पे ही चोट लगेगी। तो इस स्ट्राइक करने की वजह से, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इस तरह से यहाँ पे जो है वो स्ट्राइक करूँ तो मेरे ही हाथ पे जो है वो बेसिकली चोट लग रही है। क्यों? एक्शन है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? रिएक्शन। ठीक है, तो एक्शन का जो है वो बेसिकली क्या होता है? रिएक्शन होता है। और डायरेक्शन क्या होती है? उसकी ऑपोजिट होती है। ये न्यूटन ने जो है सिंपल और बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट दिया थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है बेटे, तो इसमें लिख लीजिएगा इसकी स्टेटमेंट एक छोटी सी एक ही लाइन में कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन, every action has an equal reaction but opposite in direction. Every action has an equal reaction but opposite in direction. Every action has an equal reaction but opposite in direction. Every action has an equal reaction but opposite in direction. Alright, यहाँ तक आके न्यूटन के लॉज कंप्लीट हो गए। लॉज ऑफ मोशन हमने यहाँ तक आके जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया। फिर आज की क्लास को बस यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो वो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली कि नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह टेंशन एंड स्ट्रेन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2 केसेस हैं पुली के, उसके अंदर आपने जो है वो डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट क्लास आपने मिस नहीं करनी है और लाजमी जो है नेक्स्ट लेक्चर लेना है। तो अब तक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछें, अदरवाइज़ क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।